नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर दक्षिण भारत के एक बहुत ही खास, एक सुनहरे दौर में चलेंगे। संगम युग। ये एक ऐसा समय था जिसकी पहचान पता क्या थी? तलवारें नहीं बल्कि कविता और साहित्य। जरा सोचिए इस बात को। क्या हो अगर एक पूरे ऐतिहासिक युग की पहचान ही जंग से नहीं बल्कि शायराना अंदाज से हो। मतलब एक ऐसा दौर जिसे तलवारों ने नहीं कलम ने बनाया हो। यही सवाल, यही संगम युग का दिल है। और देखिए, उस सवाल का जवाब इसी शब्द में छिपा है, संगम। संगम का सीधा सा मतलब होता है एक असेंबली या कह सकते हैं एक मिलन। लेकिन ये कोई आम मिलन नहीं था। ये कवियों और विद्वानों की एक बहुत बड़ी सभा थी, और इतनी खास थी कि इसने पूरे के पूरे युग को अपना नाम दे दिया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 600 सालों की। सोचिए, तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी तक। ये वो वक्त था जब दक्षिण भारत की जो आज की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान है ना, वो बस आकार ले ही रही थी। तो चलिए अब जरा इस युग के दिल में उतरते हैं और समझते हैं उन 3 महान सभाओं को जिन्होंने इसे ये नाम दिया। देखिए, इतिहास में 3 बड़े संगमों का जिक्र मिलता है जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला था। पहले संगम के बारे में तो कहानियां हैं कि इसमें देवता तक शामिल हुए थे, पर अफसोस उसका कोई भी ग्रंथ आज हमारे पास नहीं है। असली खजाना मिलता है दूसरे संगम से, एक किताब जिसका नाम है तोलकाप्पियम। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तमिल व्याकरण और कविता की मानो बाइबल है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। और ज्यादातर साहित्य जो आज हम पढ़ते हैं वो तीसरे संगम से आया है। अच्छा, तो संगम युग सिर्फ व्याकरण के नियमों और मुश्किल शब्दों का दौर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो प्रेम, धोखा और इंसाफ की बड़ी बड़ी जबरदस्त कहानियों का भी समय था। तो चलिए उस दौर के सबसे मशहूर महाकाव्य के जरिए उस दुनिया में झांक कर देखते हैं। तो ये कहानी है शिलप्पादिकारम की, जिसका मतलब है पायल की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक अच्छे खासे व्यापारी कोवलन और उसकी बहुत ही नेक पत्नी कनगी से। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर कोवलन की जिंदगी में आती है एक नर्तकी माधवी, और बस कोवलन उसके प्यार में अपना सब कुछ, अपनी सारी दौलत लुटा देता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो पूरी तरह बर्बाद होकर वापस कन्नगी के पास लौटता है। अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कन्नगी अपनी एक बेशकीमती पायल कोवलन को देती है ताकि वो उसे बेच सके। लेकिन मदुरई शहर में उनकी किस्मत पूरी तरह पलट जाती है। कोवलन पर रानी की पायल चुराने का झूठा इल्जाम लग जाता है, और पांड्य राजा बिना किसी सुनवाई के, बिना कोई जांच किए उसे मौत की सजा दे देता है। और बस यहीं कन्नगी का सारा दुख एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो भरे दरबार में राजा के सामने जाती है, अपनी पायल जमीन पर पटक कर तोड़ देती है और साबित करती है कि उसके पति की पायल में माणिक थे, जबकि रानी की पायल में मोती। मतलब उसका पति बेगुनाह था। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, ये इंसाफ की एक जबरदस्त पुकार थी। कन्नगी का गुस्सा इतना भयानक था, उसके अंदर इंसाफ की आग इतनी भड़क रही थी कि उसने पूरे मदुरई शहर को जल के राख हो जाने का श्राप दे दिया। और देखते ही देखते एक आम औरत न्याय और शक्ति की देवी बन गई। और ये कहानी सिर्फ किताबों तक ही नहीं सिमटी। कमाल की बात तो ये है कि आज भी हजारों साल बाद कन्नगी को देवी मानकर पूजा जाता है, खासकर केरला में। ये दिखाता है कि कैसे साहित्य हमारी संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो जिन कहानियों की हम बात कर रहे हैं वो जिस समाज में बनी, वो भी अपने आप में बहुत अनोखा था। पता है क्यों? क्योंकि संगम युग में समाज का ढांचा किसी जाति या धर्म पर नहीं, बल्कि वहां की जमीन, वहां के भूगोल पर टिका था। इस सिस्टम को कहते थे थिन्नई। इसमें पूरी जमीन को 5 अलग अलग तरह के इलाकों में बांटा गया था, और हर इलाके का रहन सहन, काम धंधा, सब कुछ वहां के माहौल के हिसाब से तय होता था। जैसे पहाड़ों पर रहने वाले शिकारी थे तो जंगलों में चरवाहे, मैदानी इलाकों में किसान खेती करते थे और समंदर के किनारे मछुआरे। मतलब इंसान और प्रकृति के बीच एक गजब का तालमेल था। लेकिन हाँ, भले ही समाज भूगोल पर आधारित था, फिर भी एक सामाजिक ऊंच नीच तो थी ही। सबसे ऊपर थे अरसर, यानी राजा और उनका राज परिवार। उनके बाद आते थे वेल्लालर, जो बहुत अमीर जमींदार हुआ करते थे।
फिर साधारण किसान और मजदूर, और सबसे निचले पायदान पर थे अधिमई यानी दास। तो अब जब हम समाज और संस्कृति को समझ चुके हैं, तो चलिए अब मिलते हैं उस दौर की 3 सबसे बड़ी ताकतों से, चैर, चोल और पांड्या। इन तीनों राजवंशों की अपनी अपनी एक अलग पहचान थी, जो उनके शाही निशानों से साफ दिखती थी। जैसे चेरों का निशान था धनुष और बाण, तो वहीं चोलों का था एक शक्तिशाली बाघ। चलिए इन तीनों राज्यों पर एक नजर डालते हैं। चेर, जो आज के केरल वाले इलाके में थे, वो मसालों का व्यापार सीधे रोम तक करते थे। सोचिए, चोल अपनी जबरदस्त नेवी मतलब नौसेना के लिए जाने जाते थे, और पांड्य, जिनकी राजधानी मदुरई थी, वो अपने बेहतरीन मोतियों के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। इतने फेमस कि यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में उनका जिक्र किया है। और इन तीनों ताकतों के बीच एक नाम है जो इतिहास में सबसे ज्यादा चमकता है, चोल राजा करिकाल। वो अकेले ही इतने जबरदस्त योद्धा थे कि उन्होंने वेण्णी की मशहूर लड़ाई में चेर और पांड्य दोनों की मिलीजुली सेनाओं को एक साथ हरा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि इन पुरानी कविताओं, राज्यों और समाज का आज के समय में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास है? नहीं, संगम युग की विरासत सिर्फ किताबों में कैद नहीं है, ये आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति में जिंदा है। इस युग ने हमें क्या क्या दिया? सबसे पहले तमिल साहित्य के एक ऐसी मजबूत नींव दी जिसका जश्न आज भी मनाया जाता है। इसने हमें थिनई जैसा एक अनोखा सामाजिक मॉडल दिया। यही वो दौर था जहां से दक्षिण भारत के 3 महान राज्यों की राजनीतिक शुरुआत हुई। और हाँ, कन्नगी जैसी कहानियां और उसके जैसे किरदार आज भी हमारे लिए हिम्मत और इंसाफ की मिसाल बने हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचेगा कि कैसे 2000 साल पहले लिखी गई कहानियां आज भी एक पूरी संस्कृति की पहचान को बना सकती हैं, उसे संवार सकती हैं। शायद यही साहित्य की असली ताकत है।